Hello students, you are watching Being Biological, where you get video lectures with complete class notes. This is sixth and last part of the second chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Today we will discuss about development of seed and fruit. So let's start with today's topic, that is seed. जैसा कि हम जानते हैं सीड क्या होता है, इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. अभी तक जो हमने देखा था, अगर हम एक ब्रीफ में रिकैप लें, अभी तक जो हमने देखा था कि जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम, इसके ऊपर जब मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन लैंड करता है, इसका वेजिटेटिव सेल एक पोलन ट्यूब डेवलप करेगा और ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक तक जाएगी. एम्ब्रियोसैक में ये एग सेल को फर्टिलाइज्ड कर देगी, जिससे बनेगा हमारे पास जाइगोट. इसके अलावा मेल गैमेटोफाइट का अनदर मेल गैमीट जो फर्टिलाइज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई को, वहां से बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब यहाँ पे एम्ब्रियोसैक जो कि ओव्यूल के अंदर है जाइगोट बना चुका है, तो यही ओव्यूल बाद में सीड बन जाता है. तो हम यही देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल से सीड कैसे होती है, और इन राइपनिंग सीड्स के इन्फ्लुएंस में जो ओवरी है ये फ्रूट बना देती है. फिर हम देखेंगे कि फ्रूट कैसे बन जाता है, कितने टाइप के फ्रूट होते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सीड. इट इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड क्या होता है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है. ओव्यूल तो सभी जानते होंगे ना. ओव्यूल क्या होता है? हमने देखा था एनाट्रोपस ओव्यूल इस तरह का था, जिसमें बाहर इंटीगुमेंट्स थे, फिर न्यूसिलस था और न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रियोसैक था. ये एक ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर था. यही ओव्यूल बाद में ये वाला जो ओव्यूल है सीड बना देता है. इट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है. पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से आई थी. एम्ब्रियोसैक के अंदर जो फीमेल गैमीट एग थी, उसको मेल गैमीट ने फर्टिलाइज किया और जिससे बना था हमारे पास जाइगोट. यानी ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट है जाइगोट. और जाइगोट जब बन जाता है ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल सीड बन जाता है. यानी सीड क्या है? इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट इन एंजियोस्पर्म्स. हमने कहा था एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर लगता है. तो एंजियोस्पर्म में क्योंकि फ्लावर है, फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी से फ्रूट बनेगा, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल, जो सीड बनाते हैं. यानी एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होता है. जैसे कि अगर हम बात करें, इस तरह से ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हैं. ओवरी के अंदर क्या होंगे? सीड्स होंगे. ओव्यूल यानी ओव्यूल से सीड बन जाता है, और जो ओवरी है वो बाद में फ्रूट बन जाती है. यानी ओवरी के अंदर सीड्स हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स. सीड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सीड में मेनली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक सीड कोट जो इसके आउटसाइड होती है, जो इसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देगी, इसको स्ट्रेंथ देगी. कोटलेडन होंगे यानी एम्ब्रॉयनिक लीव्स जो फूड स्टोर करती हैं मेनली, और एम्ब्रॉयनल एक्सिस होगा. एक्सिस यानी जिसके अंदर प्लीम्यूल और रेडिकल अलाइंड होते हैं. अगर हम नॉर्मली आपको एक तरह से ओवरव्यू दे सीड का, एक डाइकॉट सीड लेते हैं, ढंग से नहीं वैसे ही नॉर्मल सा लेंगे. ये है एम्ब्रॉयनल एक्सिस, जिसमें एक साइड प्लीम्यूल है, एक साइड रेडिकल है, और इस साइड में 2 कोटिलेडन होंगे. इस एम्ब्रॉयनल एक्सिस को कहते हैं टिगेलम. एक बार फिर से ढंग से बना के देखते हैं. अगर हमने ये डाइकॉट सीड लिया, इसमें 2 कोटिलेडन होंगे, इसलिए इसको कहते हैं डाइकॉट, 2 कोटिलेडन वाला सीड. जो ये लेंथ है, इसको कहते हैं हम एम्ब्रॉयनल एक्सिस या टिगेलम. क्या कहते हैं इसको हम? टिगेलम. क्या कहते हैं इसको हम? टिगेलम. टिगेलम का एक एंड क्या होगा? प्लूम्यूल, जो बाद में बनाता है शूट सिस्टम. क्या बनाता है? शूट सिस्टम, यानी कि स्टेम बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, लीव्स बनाएगा. और इसका नेक्स्ट जो दूसरे
अपोजिट एंड है इसको कहते हैं हम रेडिकल। रेडिकल जो बाद में रूट सिस्टम बनाता है, आर से याद रखें, आर से रेडिकल, आर से रूट, जो बाद में रूट सिस्टम बनाएगा। और ये दो स्ट्रक्चर हैं जो कहते हैं कोटिलेडॉन। मेनली इनका मतलब क्या है, एम्ब्रॉयनिक लीव्स जो फूड स्टोर करती हैं। अगर यहाँ फूड होगा तो सीड को कहते हैं हम एल्ब्यूमिनस सीड, नहीं होगा तो नॉन एल्ब्यूमिनस कह देते हैं। ठीक है, जो एक्सिस है उसे कहेंगे हम टिगेलम। इसके बाहर सीड कोट होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाहर सीड कोट होती है जो इस एम्ब्रियो को, क्योंकि एम्ब्रियो का पार्ट है सारा ये, इस एम्ब्रियो को बचा के रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये एक ओवरव्यू है सीड का। अब इसमें कोटिलेडन क्या होता है, विच जनरली हैज फूड रिजर्व। अगर इसमें फूड हुआ तो किस सीड को कहेंगे, एल्ब्यूमिनस, नहीं हुआ तो नॉन एल्ब्यूमिनस। अब यहाँ पे देखेंगे आप, दो वर्ड दिए गए हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। वैसे हम इस टर्म को 9th-10th में ही पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको डिटेल में बताते हैं कि एपिकोटाइल क्या है, हाइपोकोटाइल क्या है। देखो, एपी मीन्स ऊपर, कोटाइल यानी कोटिलेडन के, हाइपो यानी नीचे, कोटाइल यानी कोटिलेडन के। अगर हम डायग्राम से देखें, जो हमने अभी डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये एम्ब्रॉनल एक्सिस था टिगेलम, ये प्लीम्यूल, यहाँ रेडिकल, और ये दो कोटिलेडन थे। अब एपिकोटाइल क्या है, यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से लेकर प्लीम्यूल तक का पार्ट, कोटिलेडनरी नोड से लेके प्लीम्यूल तक का पार्ट ये कहलाता है एपिकोटाइल। या यहाँ से मान लीजिए, जहाँ से प्लीम्यूल शुरू होता है, कोटिलेडन से ऊपर का पार्ट टिगेलम का, एक्सिस का, उसे कहेंगे एपिकोटाइल। और जो नीचे का पार्ट है, टिगेलम वाला नीचे वाला पार्ट, कोटिलेडन से रेडिकल तक का, इसे कहेंगे हाइपोकोटाइल, कोटिलेडन से नीचे। तो ये एम्ब्रॉयनल एक्सिस के पार्ट होते हैं, कोटिलेडन से ऊपर एपिकोटाइल, उससे नीचे हाइपोकोटाइल। अब इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखते हैं। एपिकोटाइल क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयनिक एक्सिस, यानी टिगेलम का पार्ट है बिटवीन प्लीम्यूल एंड कोटिलेडनरी नोड, कोटिलेडन और प्लीम्यूल के बीच का पार्ट। हाइपोकोटाइल क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयनिक एक्सिस बिटवीन कोटिलेडन नोड एंड रेडिकल, रेडिकल और नोड के बीच का पार्ट। यही जो हम बता रहे थे, यही वाला, ये है हमारे पास एपिकोटाइल, और ये वाला पार्ट क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। नेक्स्ट, when एपिकोटाइल elongates it cause hypogeal germination। यहाँ पे एक वर्ड आया हाइपोजियल जर्मिनेशन, इस केस में होगी एपिजियल जर्मिनेशन। उसको देखते हैं होती क्या है। अगर मान लिया सीड जमीन के अंदर हमने लगा दिया है, ये सीड है जिसमें मान लिया ये कोटिलेडन और ये प्लीम्यूल, ये रेडिकल है, ठीक है। अब अगर एपिकोटाइल ऊपर को ग्रो करेगा, एपिकोटाइल ऊपर को ग्रो करेगा, तो क्या होगा, उतनी ही इक्वल फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे को। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो अगर एपिकोटाइल ऊपर को ग्रो करेगा तो सीड पुश होगा नीचे की ओर, और जब सीड जमीन के नीचे ही ग्रो करता है उसे बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो यानी नीचे, जमीन के नीचे। तो जब एपिकोटाइल ग्रो करता है तो सीड जमीन के नीचे ग्रो करेगा, तो उसे बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसका उल्टा एपिजियल क्या होता है, मान लिया ये हमारे पास प्लीम्यूल है, कोटिलेडन और रेडिकल। जब रेडिकल ग्रो करता है, जब रेडिकल ग्रो करेगा तो क्या करेगा, देखा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, सीड ऊपर की ओर मूव करेगा और जमीन से ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, सीड जमीन के ऊपर आ जाता है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, एपिजियल जर्मिनेशन होगी। कैसी होगी, एपिजियल, जमीन से ऊपर। होप आपको समझ आ गया होगा कि जब जमीन से नीचे ग्रो है वो कब होगा, जब एपिकोटाइल ग्रो करेगा, उस केस को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। और जब रेडिकल ग्रो करता है तो सीड जमीन के ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट, टर्मिनल एंड ऑफ एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल। एपिकोटाइल का जो लास्ट एंड है, अगर ऐसे करें, एपिकोटाइल का जो लास्ट एंड है वो क्या होता है, प्लीम्यूल ही होता है। और
हाइपोकोटाइल केस में क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा, इसका टर्मिनल पार्ट, लास्ट पार्ट। तो ये डिफरेंस था एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल के बारे में। हमने कहा सीड कोट। सीड कोट में क्या दो कवरिंग होती हैं। आउटर कवरिंग कहते हैं हम टेस्टा, और जैसे मान लीजिए सीड है, इसकी आउटर कवरिंग क्या होगी, टेस्टा, इसके अंदर कौन सी होगी, टेगमेन। तो दो सीड कोट हो सकती हैं, आउटर और इनर। आउटर होगी टेस्टा, इनर होगी टेगमेन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है पेरिस्पर्म। ये आपको कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एनईटी में पूछा गया है। अब पेरिस्पर्म क्या होता है, ये रेजिडुअल न्यूक्लियस है। ओव्यूल का जो बचा हुआ न्यूक्लियस उसे कहेंगे हम पेरिस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ये ओव्यूल बनाया था इस तरह से, ये ओव्यूल था, इसके बाहर थे इंट्यूगमेंट्स। क्या थे, इंट्यूगमेंट्स। इंट्यूगमेंट्स के अंदर था न्यूक्लियस। क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक। अगर डेवलपिंग सीड, जो ओव्यूल डेवलप कर रहा है सीड में, न्यूक्लियस अगर बच जाता है तो उस केस में उस न्यूक्लियस को कहेंगे हम पेरिस्पर्म। स्पर्म यानी जाइगोट के आसपास अगर न्यूक्लियस बच जाता है, क्योंकि न्यूट्रिटेड टिश्यू है, इसको वैसे नॉर्मली सीड यूज़ कर लेता है। अगर सीड नहीं, इसने यूज़ नहीं किया, थोड़ा बच गया, तो उस केस में न्यूक्लियस को कहेंगे हम पेरिस्पर्म। तो ये क्या है, रेजिडुअल न्यूक्लियस है जो सीड में बचा रहता है। और ऐसे कुछ सीड्स के एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर, कॉफ़ी, कैस्टर, कार्डामम। ये एग्जाम्पल भी कई बार आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे समरी करके कि ओव्यूल से सीड कैसे बना। जो इंट्यूगमेंट है ओव्यूल के, हमने फिर देखते हैं ये इंट्यूगमेंट जो आउटर कवरिंग होती है सीड की, ये वाली, ये हार्ड हो जाती हैं और ये रूप ले लेती हैं सीड कोट का। सीड कोट जो हार्ड होती है, जो अंदर के एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करती है, तो जो इंट्यूगमेंट है वही ये सीड कोट बनाते हैं। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर, जो यहाँ से माइक्रोपाइल था, यहाँ से पोलन ट्यूब आती है, ये एक स्मॉल पोर वहाँ बचा रहता है ताकि इस सीड में ऑक्सीजन और वाटर आ सके, जो सीड को जिंदा रख सके, उसकी वाइबिलिटी बनाए रख सके। सीड ड्राई करता है, यानी वाटर कंटेंट उसका कम हो जाता है, इसका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सीड का मेटाबॉलिज्म, इस ओव्यूल का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, यानी इसमें जो फूड रिजर्व है, अगर बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो फूड रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा। फूड रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा तो जो एम्ब्रॉय डेवलप कर रहा है वो बिना फूड के मर सकता है। तो सीड के अंदर मेटाबॉलिज्म, जो उसकी केमिकल रिएक्शंस है, वो स्लो हो जाती हैं ताकि लंबे समय तक सीड वायबल रह सके। और जब ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, वाटर कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, सीड कोट हार्ड हो जाएगी, तो उस केस में अब ओव्यूल को बोल देंगे हम मैच्योर सीड। अभी क्या बन गया है, मैच्योर सीड बन चुका है, जहाँ पे एक माइक्रोपाइलर हल्का सा पोर होगा जिससे ऑक्सीजन और वाटर आ सकता है। जो इंट्यूगमेंट्स हैं वो हार्ड हो चुके हैं, जो सीड कोट बना देंगे। पानी का अमाउंट यहाँ कम हो चुका है, पानी का अमाउंट यहाँ पे कम हो चुका है। अब ये सीड क्या हो चुका है, मैच्योर हो गया है। अब सीड तो हमारे प्लांट्स में बन गया, लेकिन सीड बनाने के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। नॉर्मल सी बात है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है। हमने देखा था जो लोअर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है गैमेट्स को ट्रेवल करने के लिए। लेकिन सीड के केस में क्या है, बिना पानी के फर्टिलाइजेशन हो रही है। पॉलन आता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू गैमेट्स आएंगी और फर्टिलाइज कर देगी एग को। तो सीड आपको मौका देता है बिना पानी के फर्टिलाइज करने का। सेकंड है, क्योंकि सीड जो बन चुका है वो फ्यूचर प्लांट है, वो काफ़ी हार्ड भी होता है, तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली डिस्पर्स कर सकते हैं बिना किसी डैमेज के। तो अगर यहाँ कोई स्पीशीज़ है प्लांट की, उसके सीड कहीं और पहुँच गए तो वहाँ जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट लग जाएगा। तो इससे स्पीशीज़ के डिस्पर्सल में हेल्प मिलती है सीड डिस्पर्सल की हेल्प से। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो, क्योंकि सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो क्या बनाएगा बाद में, यही तो प्लांट बनाता है। तो सीड कोट इस यंग एम्ब्रियो को, जो फ्यूचर प्लांट है, उसको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि सीड कोट क्या होती है, हार्ड होती है।
आपने खुद ही कई बीज देखे होंगे, जैसे आपका कोई भी ग्रेन, जैसे मान लिया कोई भी सीड है, जैसे मैंगो का सीड हो गया, गुआवा का सीड हो गया, कितने हार्ड होते हैं बाहर से। तो इसलिए ये जो अंदर एम्ब्रोया है, फ्यूचर प्लांट है, उसको ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूस वेरिएशंस, अब वेरिएशंस क्या होती हैं? डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। जब भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा तो हमने देखा था जेनेटिक्स में थोड़ी चेंज आ जाता है, और वही वेरिएशंस बाद में इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। क्योंकि सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बन रहा है, इसलिए वहाँ पे वेरिएशन आती हैं और वो इवोल्यूशन में हेल्प कर सकती हैं। हैव लॉट्स ऑफ फूड रिजर्व फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। हमने देखा ओव्यूल के अंदर क्या था? न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस भी एक तरह से फूड होता है। उसके बाद हमारे पास क्या बना था? ट्रिपल फ्यूजन से बना था हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो भी एज ए फूड एक्ट करता है। तो सीड के पास बहुत फूड है ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प कर सके, ताकि लंबे समय तक जो एम्ब्रियो है हमारा वायबल रह सके एक फ्यूचर प्लांट को बनाने के लिए। स्टोर्ड इजीली फॉर फ्यूचर यूज, क्योंकि सीड लंबे समय तक बचे रह सकते हैं, तो इसको हम फ्यूचर यूज के लिए इजीली स्टोर कर सकते हैं। और सीड की होती है लॉन्ग लाइफ, क्योंकि सीड को आज हमने अगर सीड बन गया उसको स्टोर कर लिया तो कई सालों बाद भी उससे हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये फायदे हैं सीड फॉर्मेशन के। अब हम एक टर्म देखेंगे, उसका नाम है एपोमिक्सिस। एपो नाम से ही मीनिंग क्लियर, मैंने कहा साइंस में होता क्या है, नाम में ही मीनिंग क्लियर होता है। आपको बहुत सा डेफिनेशंस को याद करना पड़ेगा ही नहीं। आपको अगर मीनिंग, इंग्लिश आपकी अच्छी है, अच्छे से समझ आता है, तो आप बायोलॉजी स्पेशली अच्छे से पढ़ सकते हैं। एपो यानी विदाउट मिक्सिस, यानी मिक्सिंग या फ्यूजन। तो जब भी सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के, तो उसे बोलेंगे हम एपोमिक्सिस, यानी विदाउट फ्यूजन ही हमारे पास सीड बन जा रहा है। और एक किस टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। एग्जाम्पल है जैसे ग्रासेस केस में एपोमिक्सिस होती है, जैसे कि डाइप्लॉइड जो एग है, मान लिया अगर एग जो फीमेल के एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 2 सिनर्गिड्स, 1 एग सेल, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये कब बनता है? मियोसिस के बाद। कब बनता है ये एग? मियोसिस के बाद, यानी ये हैप्लॉइड होता है। बाय चांस अगर ये एग बिना मियोसिस के बन जाए, मियोसिस के बिना ही बन जाए, तो क्या होगा? ये डाइप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डाइप्लॉइड होगा। तो उस केस में अगर एग ही डेवलप हो गया एम्ब्रियो में, तो कैसा होगा? डाइप्लॉइड होगा और यहाँ से नया प्लांट बन सकता है। जब डाइप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइजेशन के एक एम्ब्रियो बना दे तो उसे कहते हैं हम एपोमिक्सिस। नेक्स्ट टर्म है पॉली एम्ब्रोयनी। यहाँ भी मीनिंग क्लियर है वर्ड में ही। पॉली यानी मल्टीपल, एम्ब्रोयनी यानी एम्ब्रियो। अगर सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं उसे बोलेंगे हम पॉली एम्ब्रोयनी। नॉर्मली क्या था? एक एग सेल था सिनर्गिड्स के ऊपर, जब एक एग से एक मेल गैमेट फर्टिलाइज करती है तो एक ही एम्ब्रियो बनेगा, एक ही बनेगा नॉर्मली, क्योंकि एक ही एग है हमारे पास। लेकिन अगर इस एम्ब्रियो सैक के बाकी सेल भी बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना दें तो क्या हो जाएगा? वहाँ पॉली एम्ब्रोयनी हो जाएगी। ओव्यूल के बाकी सेल जैसे न्यूक्लियस, वो भी अगर डेवलप हो जाए एम्ब्रियो के अंदर तो वो भी एम्ब्रियो बना सकता है। तो इस केस में हमारे पास मल्टीपल एम्ब्रियो हो जाते हैं एक सीड में ही, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम पॉली एम्ब्रोयनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एग्जाम्पल इन केस ऑफ अनियन, citrus, mango, etc. दिस फिनोमिना वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूएनहॉक। आपने सुना होगा एवी ल्यूएनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, तो उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की, पॉली एम्ब्रोयनी की। एग्जाम्पल देखें सिट्रस के केस में, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सिट्रस का, यानी जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, लेमन जो होता है वो किस में आएगा? आपके सिट्रस फ्रूट्स में आता है। तो सिट्रस के सीड में 2 से 40 तक एम्ब्रियो हो सकते हैं। इसमें एक जो
एम्ब्रियो बनेगा वो बनेगा फर्टिलाइजेशन से। बाकी के जो भी होंगे एम्ब्रियो बनेंगे वो बनेंगे न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से। न्यूक्लियस के सेल वही एम्ब्रियो बना देंगे, और इस केस में 2 से लेके 40 तक एम्ब्रियो हो सकते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, वो तो डाइप्लॉइड ही होगा क्योंकि वो एम्ब्रियो सेक के बाहर है, तो वो डाइप्लॉइड सेल स्टिमुलेट होके एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो इस केस में सिट्रस फ्रूट में 2 से 40 तक एम्ब्रियो हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एलियम का। एलियम यानी अनियन। इसमें 5 एम्ब्रियो होते हैं। एक तो बनता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से, मेल और फीमेल गैमेट के जाइगोट से। एक बनेगा सिनर्गिड सेल से, 2 एंटीपोडल सेल से बन जाएंगे, और एक बन जाएगा इंटीगुमेंट ऑफ ओव्यूल से। इस तरह से देखिए, यहाँ 3 एंटीपोडल, 2 सिनर्गिड, 1 एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसके बाहर हमारे पास न्यूक्लियस और इसके बाहर इंटीगुमेंट्स होते हैं। हमने कहा एक बन गया जाइगोट से, जो ये डेवलप हो जाएगा एक एम्ब्रियो में। एक बन जाएगा सिनर्गिड से, एक यहाँ से आ गया। 2 बन जाएंगे एंटीपोडल से, 1 + 1 यहाँ से आ गया। और एक बनेगा हमारे पास इंटीगुमेंट से, यानी गिन के कितने हो गए, 4 और 1 5। तो ऑनियन के केस में हमारे पास 5 एम्ब्रियो बन सकते हैं अलग अलग सेल से, ओव्यूल के अलग अलग सेल से। तो यहाँ भी पॉलीएम्ब्रॉयनी होगी। अब यहाँ पे दिया गया है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, ऐसे सीड जो हम इंटेंशनली बनाते हैं अपने आप, अपने सिलेक्टेड मेल गैमेट से फीमेल गैमेट को फ्यूज करवा के, ताकि उसमें जो ट्रेट्स आए वो हमारे मन के हों, डिज़ायर्ड ट्रेट्स हों, जिससे जो हमारे पौधे हों वो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स देख सकें। लेकिन हाइब्रिड सीड को बनाने के डिसएडवांटेज क्या हैं? हमने कहा हमें अपने आप कंट्रोल्ड कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी, ताकि हमारा जो प्लांट हो वो डिज़ायर्ड बने, डिज़ायर्ड सीड बने। तो हमें हर बार वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन खुद करवानी पड़ेगी, अपने आप हाइब्रिड सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये लेंथी प्रोसेस हुआ और इसमें बहुत पैसा भी खर्च होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली एंड इट नीड टू प्रोड्यूस एवरी ईयर। हर बार हमें खुद, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में बनता नहीं है, हमें खुद प्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं हाइब्रिड सीड्स, और ये प्रोसीजर बहुत कॉस्टली होता है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आधी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपसे कि हाइब्रिड सीड्स के डिसएडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ तक हमने देखा सीड का डेवलपमेंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सीड के, जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल है बीन सीड। बीन ये एक डाइकॉट सीड होता है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, यानी इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना वो पूरा कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय के द्वारा। और एक ऐसा है डाइकॉट सीड है, देखिए यहाँ पे 2 कॉटलेटन होंगे आपके पास, डाइकॉट सीड। इसकी जो आउटर सीड कोट है, इसमें 2 लेयर्स हैं, टेस्टा और टैगमेन। टेस्टा एंड टैगमेन, इसमें 2 सीड कोट होंगी। और ये क्या है, डाइकॉट है, जिसमें एक एंड प्लीम्यूल वाला, एक रेडिकल वाला होगा। याद रखें कैसा है, बीन सीड नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड होता है, इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैस्टर सीड का। कैस्टर सीड ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ये डाइकॉट सीड है लेकिन एंडोस्पर्मिक है। नॉर्मली जो डाइकॉट सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कैस्टर सीड एक्सेप्शन है, डाइकॉट सीड और वो भी एंडोस्पर्मिक होगा। इसकी आउटर लेयर सीड को बोलेंगे टेस्टा, उसके अंदर पेरिस्पर्म बचा होगा, यानी इसमें न्यूक्लियस बचा रहेगा, और उसके अंदर होगा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म किससे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद। और यही एंडोस्पर्म सोर्स होता है कैस्टर ऑयल का। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एनईईटी में कि कैस्टर ऑयल कहाँ से निकलता है, पेरिस्पर्म से निकलेगा, एंडोस्पर्म से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? तो जो एंडोस्पर्म होता है कैस्टर सीड का, वही सोर्स है कैस्टर ऑयल का। इसमें थिन, बहुत पतले कोटलेडन होते हैं जिनमें पामेट विनेशन होती है। यहाँ इसका डायग्राम देखेंगे जो आपको ये दिख रहा है, कैस्टर सीड। इसमें जो कोटलेडन है, 1 और 2 कोटलेडन है इसमें, और इसमें देखिए विनेशन कैसी है, पामेट विनेशन यहाँ पे दी गई है। तो जो कैस्टर का सीड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें एक पूछा जाता है कि क्रंकल किस सीड में होता है, तो ये जो पार्ट है इसको क्रंकल कहते हैं। ये भी कहाँ होगा, आपके कैस्टर सीड में होगा।
तो कैस्टर सीड डाइकॉट सीड है जो एंडोस्पर्मिक होता है, इसमें पेरिस्पर्म भी होगा, एंडोस्पर्म भी होगा, और यही एंडोस्पर्म कैस्टर ऑयल का सोर्स होता है। इसके जो कॉटलेडन है वो थिन होते हैं जिनमें पामेट विनेशन होती है। तो ये कहानी थी कैस्टर सीड की। अब देखेंगे हम मेज सीड के बारे में। मेज ग्रेन, असल में ये ग्रेन सीड नहीं होता, ये फ्रूट होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस, क्योंकि यहाँ पे जो सीड कोट है टेस्टा और फ्रूट कोट है पेरिकार्प, ये फ्यूज हो जाती हैं। कवरिंग मेड ऑफ फ्यूज्ड पेरिकार्प एंड टेस्टा। और ये क्या है? एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीडेड फ्रूट। एंडोस्पर्म होता है इसमें और ये मोनोकॉट सीड होंगे इस फ्रूट में, यानी मेज ग्रेन में, और इसे कहेंगे हम इस फ्रूट को कैरियोप्सिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका एंडोस्पर्म स्टार्च में रिच होता है और इसके अराउंड की प्रोटीन लेयर को कहते हैं हम एल्यूरोन लेयर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, बोर्ड्स में भी, एनईटी में भी, कि जो मेज ग्रेन है इसके एंडोस्पर्म के अराउंड एक रिच लेयर होती है। बताइए किसकी होती है? तो प्रोटीन की होगी। उस लेयर को क्या कहेंगे? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। और जो सिंगल कॉटलेडन है मेज ग्रेन का, इसको कहेंगे हम स्कटलम। क्या कहेंगे इसको? स्कटलम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये है मेज ग्रेन हमारा। मेज ग्रेन यानी फ्रूट ही है, इसको कहेंगे हम कैरियोप्सिस। इसमें ये एंडोस्पर्म है, ये क्या है? एंडोस्पर्म जो स्टार्च में रिच होगा। जो ये लेयर है एंडोस्पर्म के अराउंड, इसे कहेंगे एल्यूरोन लेयर, जो प्रोटीन में रिच होती है। नीचे सिंगल कॉटलेडन है जिसको हम स्कटलम कहते हैं। इसमें प्लूम्यूल के अराउंड जो शीथ लाइक कवर है, इसको कहेंगे कोलेप्टाइल। ये इस प्लूम्यूल को कवर करके रखता है, बचा के रखता है। रेडिकल ये है इसके अराउंड जो शीथ लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे हम कोलेराइजा। एक रेडिकल को बचा के रखता है। तो इसका डायग्राम भी पेपर में केयर बनाने के लिए आता है। ड्रा द डायग्राम ऑफ मेज ग्रेन, या एक मोनोकॉट सीड बनाएंगे तो वहाँ भी हमें मेज ग्रेन ही बनाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ओनियन सीड का। अनियन यानी प्याज, एलियम के सीड का। ये एंडोस्पर्मिक ही सीड होता है और मोनोकॉट सीड है। नॉर्मली मैंने कहा मोनोकॉट सीड जो भी होंगे नॉर्मली ज़्यादातर ये एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। इसमें सीड कोट और एंडोस्पर्म दोनों ही टफ होंगे। इसमें क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो भी हार्ड होता है और सीड कोट तो हार्ड नॉर्मली होती ही है। इसका एम्ब्रियो कर्व्ड होता है। इसका जो बेसिक फीचर है वो क्या है कि इसका एम्ब्रियो कर्व्ड होता है और हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल से लार्ज होता है। डायग्राम में देखेंगे, ये है आपका अनियन सीड। तो इसमें एंडोस्पर्म ये पार्ट जो है ये भी हार्ड होता है, सीड कोट तो हमारे पास हार्ड होगी ही होगी। जो एम्ब्रियो है वो कैसा है? कर्व्ड होता है। तो ये कहानी थी अनियन सीड की। अब नेक्स्ट टर्म है वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, यानी सीड का लाइफ स्पैन कितना लंबा है, वो कितने समय तक बचा रह सकता है या कितने समय तक काबिल रह सकता है नया प्लांट बनाने की, उसे कहते हैं वाइबिलिटी ऑफ सीड, यानी एबिलिटी ऑफ सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितने टाइम तक उसमें जर्मिनेशन का पावर बना रहेगा, और उसे कहेंगे वाइबिलिटी ऑफ सीड। अब वाइबिलिटी किन कारणों से खत्म होती है सीड की? या तो एम्ब्रियो के अराउंड फूड खत्म हो जाए। हमने कहा सीड में मेटाबॉलिज्म का स्लो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो जो फूड है, एंडोस्पर्म है या न्यूक्लियस है, वो एम्ब्रियो के अराउंड जल्दी खत्म हो जाएगा। फूड जल्दी खत्म हो गया तो एम्ब्रियो को फूड नहीं मिलेगा और वो मर जाएगा। तो अगर एम्ब्रियो के अराउंड फूड खत्म हो गया तो सीड की वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर एम्ब्रियो में कोई डैमेज आ गया तो भी वाइबिलिटी खत्म हो सकती है। एम्ब्रियो ही खत्म हो जाएगा तो प्लांट उससे क्या पैदा होगा? एंड थर्ड है जो एंजाइम है सीड के अंदर, जो उसका मेटाबॉलिज्म चलाए रख रहे हैं, उसको ज़िंदा रख रहे हैं, अगर वो एंजाइम ही ख़राब हो गए, डिनेचरेट हो गए, यानी वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारा सीड ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो इन कारणों से वाइबिलिटी ऑफ सीड्स ख़त्म हो सकती है। अब कितने समय तक नॉर्मली एक सीड वाइबल रह सकता है? नॉर्मल कंडीशन में साल, 2 साल, 5 साल सीड वाइबल रहता है। डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, या सीड के स्ट्रक्चर पे उसमें कितना फूड रिजर्व है, उसकी सीड कोट कैसी है। लेकिन कुछ केसेस में हमें कई हज़ार सालों तक सीड वाइबल मिला है, जैसे कि ल्यूपिनस आर्किटस और फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ये सीड आर्कटिक रीजन में मिला
फ्रोज़न कंडीशन में, जब इसको अब काफ़ी हज़ारों साल से वहाँ पड़ा होगा, जब उसे जर्मिनेट करवाया गया तो वो उसने एक प्लांट को जन्म दिया। तो यानी यहाँ से पता लगता है कि सीड कई हज़ार साल तक भी वायबल रह सकते हैं। अब आपकी बुक में ये है नहीं जैसे टेस्ट ऑफ वायबिलिटी, लेकिन बता दें कि सीड की वायबिलिटी चेक करते हैं हम विद हेल्प ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। जो सीड का एम्ब्रॉय है उसको हम डिप करेंगे 0.1% सोल्यूशन ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। अगर उससे जो ये सोल्यूशन है अगर पिंक रंग में कन्वर्ट हो गया तो यानी सीड वायबल है। अगर ये पिंक रंग में कन्वर्ट नहीं हुआ तो यानी सीड वायबल नहीं है। तो ये वायबिलिटी का टेस्ट था। अब यहाँ पे हमारा सीड बन चुका है, ओव्यूल से सीड बन चुका है, हमें ओवरी से फ्रूट बनाना है। फिर से देख लो, हमने कहा था कि अगर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल से सीड बन जाएगा और जो इस राइपनिंग सीड के इन्फ्लुएंस में ओवरी होगी वो फ्रूट बना देगी। तो अब देखेंगे कि ये फ्रूट कैसे बनता है या कितने टाइप का फ्रूट होता है। वॉल ऑफ ओवरी बिकम वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी का वॉल है ये बना देगा फ्रूट का वॉल डेवलप होके, और इसे कहेंगे हम पेरिकार्प। पेरी यानी अराउंड, कार्प यानी फ्रूट। अगर ये पेरिकार्प फ्लैशी हुई, सॉफ्ट हुई, तो इससे फ्रूट बनेगा फ्लैशी फ्रूट। जैसे मैंगो है, गुआवा है, कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं, सॉफ्ट फ्रूट होते हैं। अगर ये पेरिकार्प हार्ड हुई तो फ्रूट कैसा बनेगा, ड्राई फ्रूट बोल देंगे इसको हम। जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, आलमंड है, ये सारे क्या होंगे आपके ड्राई फ्रूट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पेरिकार्प क्या होती है, ड्राई होती है, हार्ड होती है। अब डेवलपमेंट के बेस पे फ्रूट दो तरह का होता है, या तो फॉल्स कहेंगे या उसको कहेंगे ट्रू फ्रूट। अगर पूरा का पूरा फ्रूट ओवरी से बना, ओवरी से डेवलप हो गया, इस केस में फ्रूट को कहेंगे हम ट्रू फ्रूट। पहले हम एक गाइनोशियम का डायग्राम बना लेते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसके नीचे थैलेमस, ठीक है, यहाँ पे पेटल या सेपल वगैरह होती हैं, यहाँ एंथर होगा। अगर फ्रूट बना इस ओवरी से ओनली, क्योंकि फ्लावर ही तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है, और यहीं से हमारा फ्रूट बनता है, तो ओवरी से अगर फ्रूट बना, इस केस में फ्रूट को कहेंगे ट्रू फ्रूट। लेकिन ओवरी के साथ अगर ये थैलेमस भी फ्रूट बना दे तो उस केस में फ्रूट को कहेंगे हम फॉल्स फ्रूट। अब एग्जाम्पल पूछे जाते हैं हमसे फॉल्स फ्रूट के, तो उसमें एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ट्रू फ्रूट में आएगा मैंगो, गुआवा एटसेट्रा। अब एक फ्रूट होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी जब बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाए, क्योंकि जब सीड बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद ओव्यूल से सीड बन जाता है, तो उन्हीं डेवलपिंग सीड्स के इन्फ्लुएंस में ओवरी फ्रूट बनाती है। लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ तो सीड तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ओवरी फ्रूट बना दे तो उस केस में फ्रूट को कहते हैं हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इस केस में सीड नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ ही नहीं, तो इस केस में सीडलेस फ्रूट बनेंगे। और इन फ्रूट्स को हम ओवरी या फ्लावर के ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स का यूज करके बना सकते हैं। इन फ्रूट्स को कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। आपने बाजार में देखा होगा, पहले ग्रेप्स में बीज आया करते थे, सीड हुआ करते थे, लेकिन अब जो ग्रेप्स बाजार में आते हैं उनमें सीड नहीं होता है। तो कैसे बनते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम तो अभी तक ये मान के चल रहे हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करती है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर जाएगा, यानी ये हमारा मेल गैमेटोफाइट जो पॉलन ग्रेन है ये यहाँ पे जर्मिनेट कर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। कब, ये एक एस जीन होता है, मल्टी एलिक एस जीन, जैसे इसमें एलील्स होंगे S1, S2, S3 एटसेट्रा। जब इसके सरफेस के ऊपर एस जीन यहाँ स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर वाले एस जीन से कंपैटिबल होगा, यानी यहाँ S1 है, यहाँ S1 हुआ, ये आपस में मैच किए, तो ही ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर सकता है। अगर ये जर्मिनेट नहीं किया यानी क्या है, ये इनकम्पैटिबल है। तो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इनएबिलिटी ऑफ सर्टेन वाइबल गैमेट्स टू फ्यूज विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग।
जब गैमेट्स फ्यूज ना कर पाएँ वायबल होते हुए भी, तो उस केस में से कहेंगे हम सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टी एलिलिक सिंगल एस जीन। ये किससे बेस होती है? मल्टी एलिलिक सिंगल एस जीन। आप पढ़ेंगे एलील्स के बारे में नेक्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट में, कि एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ख़त्म हो चुका है, जहां हमने डिस्कस किया पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी हमारी? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन, उसके बाद मैचुरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट जिसको कहते हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, एम्ब्रियो सैक बना, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ किए, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर सीड बना, फ्रूट बना, पार्थेनोकार्पिक सीड क्या होता है, सीड के बारे में सारा पढ़ा हमने। तो इस तरह से ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर में था। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के पढ़ाई करते रहें, टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। जो भी नोट्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इनको कॉपी में नोट कर लें। ये कंप्लीट नोट्स हैं जो आपके बोर्ड के लिए भी और आपके NET के लिए भी सफिशेंट है। इनको अच्छे से नोट करके रिवाइज लगातार करते रहें और वीडियोस से इन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।